अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि इस तरह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी जब किसी भी एटम के बैरूनी मदार से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो उस एनर्जी को, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक एटम है। इस एटम में हम कहते हैं कि ये शेल्स हैं। इसका ये बैरूनी मदार है यानी आउटर मोस्ट शेल। इसको अगर हम एनर्जी देते हैं, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं ताकि इससे ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकें, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो वैलेंस शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक। अब ये तो हो गया डिफिनीशन। इसके बाद हम आते हैं कि इसको डिनोटेड किस अल्फाज में हम इसको, यानी हम कहते हैं कि कौन से वर्ड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई I.E और I.P। यानी आयनाइजेशन एनर्जी को हम I.E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी के अलावा हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो I.P इसको हम, इसके लिए हम लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक़ रखने वाला जो एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम जो है इसको हम Na से ज़ाहिर करते हैं। इसके 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं। कितने शेल्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये सोडियम मेटल है। इसका ये पहला मदार 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, दूसरा मदार, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, और तीसरा मदार जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं। ठीक। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो हमने यहाँ पर इसके लिए लिखा है 281। अगर इस पे हम एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और बाकी मानदा 2 और 8 जो है उसके शेल में जो है इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। यानी वैलेंस शेल जो है वो उसमें एक 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाते हैं। इसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। यानी इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, तो इस एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। अब ये इसके लिए जो पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है, तो इसको इसलिए ये पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये हम एटम को एनर्जी ये देते हैं ताकि उससे इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए। यानी सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन की, यानी एटम की तरफ जो एनर्जी आती है, तो हम कहते हैं कि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आ गई, तो ये साइन जो है हम पॉजिटिव लिखेंगे। ये तो हो गया ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक़ रखने वाला एलिमेंट। अब ग्रुप सेकंड से ताल्लुक़ रखने वाला एलिमेंट जो है मैग्नीशियम है। इसके बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 12। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, ये मैग्नीशियम का एटम है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसके न्यूक्लियस के इर्द जो पहला शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इससे अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, तो वो होगी तकरीबन 738 किलो जूल, यानी 738 किलो जूल पर मोल। इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दरकार होगी। ठीक। तो इससे बनेगा ये मैग्नीशियम आयन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाते हैं वो है 2, 8 और 1। यानी 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी रह गया। ठीक। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है 2, 8 और 2, तो यहाँ पर हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया। उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो होगी
738 किलो जूल पर मोल एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इससे निकालते हैं मैग्नीशियम से, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो होगा 2, 8 और 1। यानी यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर होगा 2, 8 और 1। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस शेल में हमारे पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाते हैं। यानी 2, 8 और 1 ये हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं। तो 2, 8 और 1 इससे हमारे पास जो है वो अगर हम इस पे एनर्जी अप्लाई करते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है, और इसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो होगी 1451 किलो जूल एनर्जी इसके लिए दरकार होगी। यानी अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते तो उसके लिए 738 किलो जूल एनर्जी दरकार होगी। तो ये मैग्नीशियम आयन बनता है, सिंपल आयन बनता है। लेकिन अगर हम ये इलेक्ट्रॉन इससे निकालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो मैग्नीशियम आयन जो है ये मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, या इसके लिए हम 2+ का निशान भी लगाते हैं, और इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल जाता है। तो इसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो होगी 1450 किलो जूल पर मोल। अब ये एनर्जी इसके डबल क्यों है? तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसमें एक प्रोटॉन जो है वो बाकी रह जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इजाफी रह जाता है तो इस प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन तो ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उस प्रोटॉन्स की वजह से इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस सारे इलेक्ट्रॉन पर, तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसका जो एटम है वो श्रिंक होगा, वो छोटा, उसका जो साइज़ होगा वो छोटा होगा। अगर इसका हम एटॉमिक रेडियस देखते तो ये बड़ा होगा, लेकिन इसका जो आयनिक रेडियस होगा उसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस, वो छोटा होगा। तो उससे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है उस पर ज़्यादा होगी। तो इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक, अब इसकी मेजरमेंट की तरफ आते हैं। तो इसको हम हम कहते हैं कि मेजरमेंट हम किसके ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। तो एक्सरेज के ज़रिए, यानी एक्सरे एनालिसिस से और स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं, तो मुख्तलिफ यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमने किलो जूल पर मोल का यूनिट इस्तेमाल किया है। हालांकि इसके लिए जूल भी इस्तेमाल होगा, किलो जूल पर मोल भी इस्तेमाल होगा, कैलोरी भी इस्तेमाल होगी, किलो कैलोरी भी इस्तेमाल होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इस्तेमाल होगी, एक्सेट्रा। मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, अब इसमें हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसके टाइप्स कितने होंगे, कितने टाइप्स के होंगे ये। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन I.E1, यानी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के जो एनर्जी हमारे पास दरकार होगी तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके लिए हम I.P1 भी लिखते हैं, I.E1 भी लिखते हैं। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो उसके लिए होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी I.E2 या I.P2। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन जब हम इससे निकालते हैं तो उसका जो है वो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम आयन बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जब मैग्नीशियम आयन से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि I.P जो है या I.E2 होगी। तो ये एनर्जी जो होगी, ये एनर्जी ये हम कहते हैं कि I.E1 होगी, और ये एनर्जी ये, तो इसको हम कहते हैं I.2 ये होगी, दूसरी एनर्जी होगी यहाँ पर। ठीक, तो ये इसकी हम कहते हैं कि टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या I.E1। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने बैरूनी मदार में, तो इसे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी दरकार होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बैरूनी मदार में एक इलेक्ट्रॉन तो बाकी रह गया है, इससे अगर हम ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें
तो जब दूसरी दफ़ा हम इसको एनर्जी देते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या I.E2। इसके लिए हम I.P2 भी लगा सकते हैं। ठीक, अब हम कहते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इस पे न्यूक्लियर जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, तो इसका जो रेडियस होगा आयनिक रेडियस वो छोटा होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा, तो पहले वाले से तकरीबन एनर्जी इसकी डबल हो जाएगी, यही वजह है। ठीक, अब इसके फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से शामिल हैं, किन किन फैक्टर्स की बिना पर ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम ज़्यादा होती है, या इसकी जो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है ये किस वजह से होगी। तो सबसे पहले होगा एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम दरकार होगी। अगर साइज़ बड़ा होगा तो उस पे जो हम कहते हैं कि एटम न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो उस पे न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो कम होगा, तो उसके लिए एनर्जी कम दरकार होगी, तो इसलिए हम इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियर चार्ज जो है अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, यानी हम कहते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन पे अगर न्यूक्लियस का फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन पे हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। ठीक, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। इसमें एक और फैक्टर भी है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है हम कहते हैं कि अगर शील्ड इफेक्ट कैसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले जो पहला यानी के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड करेगा, ये डाल की तरह ये इसको हम कहते हैं कि छुपाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन न्यूक्लियस से, ये हम कहते हैं कि इसकी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वीक होगी, तो ये न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा। जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, यानी हम कहते हैं कि जितने शेल्स ज़्यादा इसमें होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगी। तो जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसके लिए जो है वो हम कहते हैं कि इसके लिए एनर्जी कम दरकार होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, अगर स्टेबल एटम होगा, किसी भी एटम में अगर हम कहते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस तरह अगर शेल कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात इस तरह होगी कि अगर एक एटम स्टेबल होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल होगा। ये हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक, ये आज इंशाल्लाह हायर क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे। ठीक, अब इसके बाद इसके जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी, और ग्रुप में ज़्यादा होगी कि कम। तो हम कहते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट बात हो सकती है, यानी पीरियड में हम कहते हैं कि ये देख लो, ये पीरियड में ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ़्ट साइड पे एटम के जो साइज़ है वो बड़े होते हैं, और राइट साइड पे ये एटम के साइज़ छोटे होते हैं। जो ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में जाते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो छोटा होगा। जब एटम का साइज़ छोटा होगा तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा। जब एटम का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के, तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी। तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक हो गए। अब ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप में हम कहते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम होगा, लेफ्ट टू राइट तो नहीं होगा, टॉप टू बॉटम होगा। ग्रुप में हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि शेल जो है वो इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होंगे, एडेड होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। जो ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसका फासला ज़्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कम दरकार होगी। तो इसमें क्योंकि इसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो हम कहते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से बॉटम की तरफ हम आते हैं तो एटम का साइज़ बड़ा होगा,
एडिशन ऑफ शेल होगा तो उस पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यानी न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक डालेगा, तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान होगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस पे आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।